रातों रात तारीख ने एक और मोड़ जम्मू कश्मीर में लिया। एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो 31 अक्टूबर 2019 को बनाए गए और उसके बाद कल शाम तक वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि रात गए कोई 10:20 के करीब गुलिस्तान न्यूज़ के ऊपर ये खबर चली सबसे पहले कि गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस्तीफ़ा दे दिया है। काफ़ी देर तक रात को हम कोशिश करते रहे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू या चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम दो में से किसी से बातचीत हो जाए या वो हमारे व्हाट्सएप या मैसेज का रिस्पॉन्स दें। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन बिल्कुल आप यूँ समझ लीजिए कि 12 बजे के बाद जाके ये कन्फर्म हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो नई दिल्ली वापस जा रहे हैं। ये खबर भी आ रही है कि राजीव महर्षि जो यूनियन होम सेक्रेटरी रह चुके हैं और उसके बाद उन्हें कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, चूंकि वो रिटायर होने वाले हैं, उनकी जगह गिरीश चंद्र मुर्मू को कैग ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। चलिए ये तो बाद की बात है, लेकिन मामला ये है कि लगभग 1 महीना पहले ये जो कल हुआ है इसकी आहट जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू को सुनाई देनी शुरू हो गई थी। बात ये चल रही थी सियासी गलियारों में कि लोगों का कंप्लीट डिस्कनेक्ट है सरकार से। आम लोगों और सरकार के बीच में तालमेल नहीं बैठ रहा। लोग परेशान हैं, लोगों की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन चूंकि सारा सिस्टम जो है वो ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, इस वजह से एक डिस्कनेक्ट है। उस डिस्कनेक्ट को दूर करने की जरूरत है। 5 अगस्त 2019 को जो हुआ उसके बाद उम्मीद और तवक्का ये थी सरकार और आम लोगों के बीच में जो रिश्ता है वो और मजबूत होगा, आम लोगों की दिक्कतों और परेशानियों का फौरन निपटारा होगा। लेकिन इल्जाम ये लगाए जा रहे थे कि वो निपटारा नहीं हो पा रहा, चूंकि एक ब्यूरोक्रेट को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर भेजा गया है। वो ब्यूरोक्रेट अपनी ही ब्यूरोक्रेसी की उलझनों में उलझ कर रह गया है, ये कुछ इल्जामात लग रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम के बीच में तनातनी है, ये खबरें भी आम थी। कल इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा भी कि तनातनी दोनों के बीच में चल रही थी। कई लोगों ने यह भी कहा कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू का जाना है वो उसे ये कहा कि ये जीत है चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम की। लेकिन अक्सर यूं होता है, जो हमें दिखता है, चीजें उतनी सीधी नहीं होती। हर सियासी कोई मूव हो या एडमिनिस्ट्रेटिव मूव हो, उसके पीछे एक स्ट्रैटेजी, उसके पीछे एक लंबे समय से कोई न कोई काम कर रहा होता है। मतलब यूं सोच लेना कि जी रातों रात एकदम से जो है बदल दिया गया और कह दिया गया, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू को यह कहा गया था कि पब्लिक के साथ डिस्कनेक्ट है, लोगों से मिलिए, बातचीत कीजिए, लोगों का दुख दर्द समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप को लोगों के बीच में ले जाइए। ये सब बातें चल रही थी और उसके बीच में केंद्र सरकार का यह फैसला आ गया, मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर भेजा गया है। पहली बात तो यह कि कौन है मनोज सिन्हा, वो उसके बाद, लेकिन 2 चीजों की तरफ साफ इशारा है इसमें। नंबर 1, राजभवन में उत्तर प्रदेश के एक सियासी हैवीवेट को जम्मू कश्मीर के राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर भेजने का में 2 संदेश छुपे हुए हैं। एक संदेश ये कि राजभवन के अंदर जिस व्यक्ति को हमने बिठाया है वो सियासी तौर पर सूझबूझ रखने वाला, सियासत को समझने वाला और दोबारा से जम्मू कश्मीर में वो जो राजनीतिक माहौल बनाना है, उस राजनीतिक माहौल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो मनोज सिन्हा का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। दूसरा, लोगों से संपर्क साधने के लिए उन्हें राजभवन भेजा गया है। तीसरा, लोगों और सरकार के बीच में जो यूं समझ लीजिए जो लोगों और सरकार के बीच में डिस्कनेक्ट है, उस डिस्कनेक्ट को खत्म करना और राजभवन को लोगों के करीब ले जाना, ताकि लोग ये कहें कि जो जगमोहन के समय में राजभवन कर रहा था वही काम जो है राजभवन ने दोबारा से करना शुरू किया है। इसमें कोई शक नहीं। एक और
संदेश साफ साफ इसमें। बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर, उनकी कश्मीर पॉलिसी को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं। कईयों ने लिखना भी शुरू कर दिया है कि फेसबुक के ऊपर मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, संघी आरएसएस बैकग्राउंड के। मेहरबानी करके जब आप चीजों को पढ़ते हैं तो साफ साफ पढ़ा कीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने पहले जो गवर्नर प्रधानमंत्री ने यहां भेजे, पहले तो एन वोहरा ने कंटिन्यू करा, उसके बाद सत्यपाल मलिक आए। उनकी इमेज भी यही थी कि वो बहुत ईमानदार आदमी है, बेबाक हैं, साफ सुथरे हैं। उसके बाद गिरीश चंद्र मुर्मू को जब जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर भेजा गया, उनकी इमेज भी यही, साफ सुथरी छवि के हैं, इंटेग्रिटी वाले हैं, ऑनेस्ट हैं, किसी किस्म का कोई भी दाग उनके ऊपर नहीं है, करप्शन का कोई इल्जाम उनके ऊपर नहीं है। उसके बाद अब जिस सियासी आदमी को जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर भेजा गया है, उनकी छवि के ऊपर और उनके अपने निजी जीवन के ऊपर भी किसी किस्म का कोई भी आरोप नहीं है। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि उन्हें ईमानदार एमपी में से ईमानदार एमपी होने का खिताब भी मिला है। उन्हें गाजीपुर की काया पलट करने वाला आदमी भी कहा जाता है। उनके बारे में यह भी मशहूर है कि किसी भी पोजीशन से, किसी भी स्टेटस से ज्यादा मोहब्बत नहीं रखते। अगर उन्हें लगे कि वो उनके असूलों के बिल्कुल उलट है तो फौरन झोला उठा के निकलने वाले आदमी हैं। ये उनके बारे में मशहूर है, ये उनके बारे में सभी लोग जानते हैं। तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि ईमानदार, साफ सुथरी छवि वाला आदमी, और वो आदमी जो लोगों के बीच में जाकर सीधा संपर्क साधे, ऐसा आदमी मनोज सिन्हा है। और ये तलाशा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यह भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबियों में मनोज सिन्हा थे और अभी भी हैं। गृह मंत्री अमित शाह के उस एक बुरा दौर जो 2013-14 का था, जिस 2013-14 के दौर में उन्हें कानूनी उन मसलों से गुजरना पड़ रहा था, उस वक्त मनोज सिन्हा ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एक और बात इनके बारे में है कि अपने परिवार की साइड से एक अच्छे खासे अमीर परिवार से ताल्लुक रखते हैं। और एक और बात इनके बारे में बहुत मशहूर है, वो ये है कि 10वीं के 10th क्लास का जो इनका यूपी बोर्ड का इम्तिहान हुआ था उसके टॉपर हैं। 12th क्लास के में भी यूपी बोर्ड से टॉपर हैं। और उसके बाद अगर आपने, बहुत सारे लोगों ने इनकी विकिपीडिया के ऊपर प्रोफाइल पढ़ी होगी, 1 जुलाई 1959, 1 जुलाई 1959, यानी ठीक एक महीना पहले ही इन्होंने अपना जन्मदिन जो है वो मनाया है। इस समय जो है इनकी उम्र 61 साल के करीब करीब है और 61 साल की उम्र में ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। इनके बारे में आप ये भी जानते होंगे कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई। उस जीत में लगभग ये तय हो गया था, पूजा भी इन्होंने कर ली थी, तैयारी भी ये कर चुके थे कि इन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना था। लेकिन आखिरी मौके पर यह कहा जाता है कि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जब मुलाकात की और बातचीत हुई, उस बातचीत के बाद मीडिया में ये खबर आ गई कि मनोज सिन्हा का नाम जो है उसको ड्रॉप किया गया है और इनकी जगह योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। यह भी मनोज सिन्हा के बारे में कि गाजीपुर से इन्होंने इस बार जब चुनाव लड़ा तो ये चुनाव हार गए। गाजीपुर से ये चुनाव हार गए और चुनाव हारने के बाद बिल्कुल शांत अपने कामकाज में लगे हुए थे कि इन्हें न्योता आया कि आपको जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर, यूटी का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर भेजा गया है। यह भी आप तक मैं जानकारी पहुंचाऊं कि कल सुनने में यह आ रहा है कि मनोज सिन्हा श्रीनगर पहुंचेंगे और कल शपथ लेंगे। कल शपथ लेने के फौरन बाद वापस दिल्ली चले जाएंगे और दिल्ली से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात करने के बाद जम्मू कश्मीर में कामकाज संभालेंगे। बीटेक एमटेक इन्होंने किया है। बीटेक एमटेक इनका सिविल इंजीनियरिंग में है और ये आईआईटी वाराणसी से पढ़े हैं। आईआईटी में सिलेक्शन बहुत मुश्किल काम है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत की होगी कि ये आईआईटी से बीटेक और एमटेक किया है और दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और इन्हें एक और पदवी मिली है कि ये रेबल हैं। रेबल हैं यानी अगर इन्हें लगता है कि सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा तो सिस्टम के विरुद्ध खड़े होने की भी शक्ति इनमें है। अपने पढ़ाई के दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े हुए थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जिस समय जुड़े हुए थे उस समय
विद्यार्थी परिषद के अंदर, और ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। इन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपनी ही परिषद के खिलाफ चुनाव भी लड़ा है और चुनाव जीता भी और उसके बाद अध्यक्ष भी रहे। इनका पॉलिटिकल कैरियर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 1982 में शुरू हुआ। लोकसभा में पहली बार 1996 में जीत कर आए और उसके बाद 1999 में दोबारा चुनाव हुए। दोबारा चुनावों में ये लोकसभा में जीते और दोबारा से मेंबर बने। ये बीजेपी के नेशनल काउंसिल के 1999 से लेकर 1996 तक मेंबर थे और उसके बाद तीसरी बार इनको लोअर हाउस में यानी लोकसभा में आने का मौका जो है 2014 में मिला। राजनीति में आने से पहले ये जनरल काउंसिल स्कूल ऑफ प्लानिंग के मेंबर 1999 से लेकर 2000 तक थे। ये कमिटी ऑन एनर्जी और कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस के भी मेंबर रहे हैं। इन्हें बीजेपी की नेशनल काउंसिल में 1999 में इन्हें उसमें इंडक्ट किया गया और उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा 96, 99 और 2014 में इन्हें चुनाव जीते और उसके बाद ये पहले इनके पास MOS रेलवे था और ये पहला जो मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 में बना था उस पहले मंत्रिमंडल में ये मंत्री थे। मई 2014 में जो मंत्रिमंडल बना था उसके बाद जुलाई 2016 में जब दूसरा कैबिनेट रिशफल हुआ उन्हें MOS इंडिपेंडेंट चार्ज कम्युनिकेशन मंत्रालय का भी मिला। ये अपने आप को किसान कहते हैं और अपने आप को किसान कहने के साथ साथ में ये भी छवि है इनकी कि हर समुदाय का व्यक्ति इन्हें अपने बड़ा करीब पाता है। गाजीपुर में कोई भी इलाका रहा हो, हर इलाके में समान डेवलपमेंट का जो कार्य इन्होंने किया है वो भी कहीं ना कहीं इनके उस बायोडाटा में जुड़ा हुआ था जिस चीज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर थी, जिसके चलते उन्होंने मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाने का फैसला किया। और एक लीडिंग मैगजीन ने सिन्हा को मैं आपको द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई कि मनोज सिन्हा अ रिफॉर्मर बियॉन्ड कास्ट, यानी जात पीछे छोड़कर रिफॉर्म का जो काम इन्होंने गाजीपुर में किया और उस रिफॉर्म के काम को सराहा है। मंत्रिमंडल में 2 बार रहे लेकिन दोनों बार जैसे मंत्रिमंडल में साफ सुथरे गए थे उसी साफ सुथरी छवि के साथ उस मंत्रिमंडल से बाहर भी आए। 2019 के चुनाव वो हार गए। उसके बाद IIT जैसे मैंने आपको बोला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ये एल्यूमिनस हैं और इन्होंने अपना पूरा MP लैड फंड, यानी कोई भी मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा का मेंबर अपना पूरा MP लैड खर्च नहीं कर पाता, लेकिन इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की लोगों की भलाई के कामों में सारा MP लैड अपना खर्च किया और इन्हें अपने संगठन में भी और संघ में भी लोगों के साथ जो तालमेल बनाना और लोगों के साथ आम लोगों के साथ जुड़कर रहने के लिए ये बहुत प्रसिद्ध हैं और माने भी जाते हैं। और एक और बात इनके बारे में, जैसे मैंने आपको कहा कि पर्सनल लाइफ का जहां तक ताल्लुक है, इनकी धर्मपत्नी का नाम नीलम सिन्हा है। 8 मई 1977 को इनका विवाह हुआ। एक बेटा और एक बेटी है इनकी और बड़ा लो प्रोफाइल रहते हैं। धोती और लंबा कुर्ता पहनते हैं और इन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर को लेकर सपना क्या है। साफ दिखता है कि उनका ख्वाब जम्मू कश्मीर को लेकर यह है कि जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर चले। अब इसमें बहुत सारी कॉनोटेशंस है, हर आदमी अपने अपने तरीके से देखता है। आप ये सोचिए उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य के जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, बन सकते थे लेकिन नहीं बने। और ना बनने का क्या कारण है, उसके पीछे कुछ आंतरिक राजनीति भी है, लेकिन वो आंतरिक राजनीति आज लगता है मनोज सिन्हा के काम आई है। जम्मू कश्मीर राज्य का उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर भेजा गया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर भेजने का मकसद ही असल में यह है कि ये जब जम्मू कश्मीर आए तो जम्मू कश्मीर में विकास के जो कार्य रुके हुए हैं उन्हीं विकास के कार्यों को गति मिले। दूसरा, राजभवन लोगों के करीब हो। तीसरा, राजनीतिक लोगों को, यानी जो पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं उन्हें भी सरकार के इस कामकाज में भागीदारी का मौका मिले। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो सिन्हा के बारे में बहुत मशहूर है वो ये है कि ये काम करने में विश्वास करते हैं, बातें कम करते हैं। ये भी इनके बारे में बहुत मशहूर है कि मीडिया के जो कुछ मित्र इनके हैं जब इनसे मिलने के लिए भी जाते हैं तो ये इनका पहला आदेश ये होता है कि आप अपना कैमरा और अपना माइक बाहर रखें और व्यक्तिगत तौर पर अगर आप मुझसे मिलने आए हैं तो मिल सकते हैं। तो यानी आप ये भी जान लीजिए
कि जैसा मेरे साथी बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं, ट्विटर अकाउंट इनका जो है काफी एक्टिव है, हिंदी में वहां पर जो है वार्तालाप करते हैं। जम्मू कश्मीर आकर हो सकता है थोड़ा अंग्रेजी में भी वार्तालाप करें, क्योंकि हिंदी पढ़ने वाले लोग जो हैं कश्मीर घाटी में बहुत कम हैं। तो दोनों संभागों का ध्यान रखते हुए शायद ट्विटर पर अब ये अंग्रेजी में भी एक्टिव हो जाए। मैं आपको बता रहा था कि मीडिया के कर्मी, मीडिया के जो दोस्त इनके हैं, कोशिश ये करते हैं कि मीडिया से जितनी ज्यादा दूरी बनाए रखें उतना ये ठीक समझते हैं। लो प्रोफाइल रहने का शौक है, खबरें बनाने का या हेडलाइन बनाने में कोई दिलचस्पी इन्हें नहीं है। सेम इसी तरह का स्वभाव पिछले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू का था। वो भी एक लंबे समय तक मीडिया से बिल्कुल दूर रहे, सिलेक्टेड मीडिया कर्मियों से बातचीत की, सिलेक्टेड इंटरव्यूज दिए, और बिल्कुल जब कल जिस समय उन्हें ये पता चला कि वो अब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं रहे हैं, उन्हें जो है दिल्ली अब वापस जाना होगा, उस समय भी आप ये देखिए कि वो कुछ मीडिया कर्मियों को इंटरव्यू दे रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे और जम्मू कश्मीर को लेकर अपना विजन बता रहे थे। उसके बाद अब अगर और थोड़ा सा आगे जाएं तो जैसा उस समय जब ये बीजेपी ने यूपी का चुनाव जीता, चुनाव जीतने के फौरन बाद 2017 में सबको ये लग रहा था कि अगर गाजीपुर के लोकसभा क्षेत्र से जो मेंबर पार्लियामेंट है, यदि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या होगा। तो उस समय अखबारों में आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अल्टीमेट चॉइस जो है वो मनोज सिन्हा ही है। वजह क्या? उन्होंने कहा मनोहर लाल खट्टर की तरह, देवेंद्र फडणवीस की तरह और रघुबर दास की तरह कास्ट और रीजनल कंसिडरेशन से आगे देखते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस और डिलीवरी पर इनका फोकस है, और उसके बाद साथ में यह भी इनके बारे में मशहूर है कि काम करने में विश्वास करते हैं, बात कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। अब एक चीज और भी आप तक मैं ये पहुंचाऊं, जो मेरे पास कुछ और डिटेल्स आई हैं कि लेफ्टिनेंट कल ये जो है अपना कार्यभार संभालेंगे और उसके बाद दिल्ली वापस जाएंगे। अच्छा, जैसे मैं आपको कह रहा था कि विकास पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में भूमेर कम्युनिटी से ताल्लुक है इनका, भूमेर कम्युनिटी में इनकी बड़ी पकड़ है, और उत्तर प्रदेश में यूं जानिए कि एक बहुत बड़ा समूह जो एमएलएस का है वो मनोज सिन्हा को सपोर्ट करता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में जब यूपी में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, उस ऐतिहासिक जीत के बाद वो मनोज सिन्हा को जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। उसके बाद एक और चीज मैं आपको बताऊं कि भूमेर कम्युनिटी से ये आते हैं, और इसमें भी आपको मैं ये बताऊं, भूमेर जो है वो उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न पार्ट में बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, और बिहार, वहां पर भी भूमेरों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है चुनावों को इधर से, चुनावी समीकरणों को इधर से उधर करने में। तो आप ये देख सकते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर भेजा गया है जिनकी छवि बिल्कुल साफ है, जो लो प्रोफाइल रहना पसंद करते हैं, करू हैं, काम करने में विश्वास करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि समुदायों को लेकर बिल्कुल क्लियर विचारधारा, बिल्कुल क्लैरिटी का विजन की क्लैरिटी है इनमें कि मुझे जम्मू कश्मीर जाना है और जम्मू कश्मीर में विकास के कार्यों को बल देना है, और विकास को बल देना है, और यह इंश्योर करना है कि करप्शन के ऊपर कड़ा प्रहार किया जाए। तो जैसे मैंने आपको बोला कि इन्होंने जो इनके बिल्कुल आप यूं समझिए इनर सर्कल जो इनका रहा है, जब ये रेलवे के मंत्री थे तब भी जो पारिवारिक लोग थे, उन पारिवारिक लोगों को अपने कामकाज से बिल्कुल दूर रखते थे, और इस चीज को सुनिश्चित करते थे कि उनके मंत्रालय का इस्तेमाल किसी भी तरीके से किसी भी ऐसे काम के लिए ना हो जिस काम से इनके घर वालों को कोई फायदा होता हो। तो यानी पूरी ईमानदारी के साथ रेलवे मंत्रालय चलाया, पूरी ईमानदारी के साथ कम्युनिकेशन मंत्रालय चलाया, और अब जम्मू कश्मीर जैसा मुश्किल राज्य जो है, माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर जैसी मुश्किल केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी इनको दी गई है। हां, बिल्कुल एक और चीज है कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में परिवारवाद के बिल्कुल खिलाफ हैं, मानते हैं कि पारिवारिक लोगों को राजनीति का हिस्सेदार नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि अपने पुत्र को भी राजनीति से दूर रखा है, और यह भी तय किया है कि मेरा पुत्र अगर कभी भी राजनीति में आना चाहे तो वो अपने बल पर आए, इसलिए ना आए क्योंकि वो मनोज सिन्हा का पुत्र है। और जैसे मैंने आपको, और बिल्कुल आखिर में आपको दो चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये
कि लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जो अपने 9 महीने के कार्यकाल के बाद अब दिल्ली जाने वाले हैं, उनको लेकर अटकलें हैं कि उन्हें कैग ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है। उनके शांत स्वभाव को देखते हुए, उनकी ऑनेस्टी और उनकी इंटेग्रिटी को देखते हुए और जम्मू कश्मीर में उनके 9 महीनों को ध्यान में रखते हुए कोई बड़ी बात नहीं कि उन्हें कैग ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। मगर यहां यह इंपॉर्टेंट है कि जो कमियां खामियां रही, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से जो कमियां खामियां रही, या जो लोगों के साथ एक कनेक्ट नहीं बन पाया, या जो काम उन्होंने किए प्रॉपरली उन कामों को सरकार तक नहीं पहुंचा सके, वो तमाम वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं नए जो राज्यपाल आए हैं मनोज सिन्हा, उनके आने के बाद जम्मू कश्मीर का जो राजभवन है उसकी रूपरेखा भी जो है बदलने जा रही है। और कुछ और भी बड़े बदलाव जम्मू कश्मीर में आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेंगे। कुछ बदलाव राजनीतिक होंगे, कुछ बदलाव सामाजिक होंगे, और आने वाले कुछ अगले मान लीजिए 10, 15, 20 दिनों के अंदर अंदर लैंड लॉ, वो जमीन का कानून जिसका इंतजार आप सभी लोगों को है, वो लैंड लॉ भी आने वाला है। उसके अलावा 30 और ऐसे कानून हैं जो जम्मू कश्मीर पर एप्लीकेबल जो है अगले 1, 1.5, 2 महीने के अंदर अंदर होने वाले हैं। उन चीजों की भी देखरेख जो है अब नए राज्यपाल मनोज सिन्हा करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि नए राज्यपाल जम्मू कश्मीर में वो तमाम उम्मीदें, वो तमाम तवक्काएं जो जैसे मैंने आपको बोला, राजनीति की भी शुरुआत होने जा रही है, डीलिमिटेशन के प्रोसेस को स्पीड अप करेंगे और कोशिश करेंगे कि आम लोगों के साथ संपर्क साधा जाए, संवाद की शुरुआत हो। तो और अगर कोई डिटेल्स हमें मिलेंगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्टेट लाइन की इस खास बातचीत में स्टेट लाइन से जुड़ने के लिए। आदाब।